ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज हमें रिवीजन करना है स्थल मंडल के बारे में। हम आज जानेंगे स्थल मंडल, साथ ही देखते चलेंगे चट्टान और ज्वालामुखी, ठीक है। लेकिन अपडेट आपको बताना चाहेंगे, वैसे छात्र जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे रेलवे की वैकेंसी का, तो ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है, जो जनवरी में भराना प्रारंभ हो गया। तो आपके लिए गुड न्यूज है, आप पढ़ाई जो भी कर रहे थे उसको कंटिन्यू में रखिए और जितना भी पढ़े हुए उसको रिवीजन करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। और डेली से डेली जो भी आपके पास सेट है उस सेट लगाना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम देखते हैं स्थल मंडल के बारे में और यहाँ से क्या प्रश्न आपके लिए बनता है और क्या बन चुका है, क्या महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं स्थल मंडल के बारे में और इसके बारे में विशेषता समझने की कोशिश करते हैं। तथा पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत, जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, स्थल मंडल कहलाता है। यानी पृथ्वी के जितने भी बाह्य परत है जहाँ पे स्थल और महासागर स्थित है उसको क्या कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे। पृथ्वी का कुल 29% भाग पर स्थल और 31% भाग पर जल है। तो अगर मानते हैं कि अगर इस तरह से पृथ्वी है तो 29% क्या हुआ स्थल और 71% क्या हुआ जल। याद रखिएगा, ये पूछता है, ठीक है। पूरे संसार में जल का प्रतिशत कितना है 71 और स्थल का प्रतिशत कितना है 29, ये पूछता है। जब इसका अनुपात आपसे पूछा जाएगा ना तो 3:7, तो पूछेगा पृथ्वी के भू क्षेत्र व जल का अनुपात कितना है, तो 3:7, 3:7 यानी कि 29 है तो लगभग 30 हुआ ना जी, और ये 70 के बराबर हुआ ना, तो यहीं से रेशियो उठाएगा 3:7 स्थल और 7:7 जल। यानी सबसे ज्यादा क्या है जल है। और जब गोलार्ध के बारे में बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जल है आपका 61% और दक्षिणी गोलार्ध में है 81%। समझ में आ रहा है ना। तो आपको पूछ सकता है पूरे पृथ्वी के गोलार्ध के बारे में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये हुआ नॉर्थ है, हुआ साउथ, ठीक है। और आपको रेशियो पूछे स्थल का तो 29% स्थल, 71% जल। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे पूछेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कहता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्र जल का ना साम्राज्य है, जल फैला हुआ है, जल फैला हुआ है, ठीक है। कहता पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट, जो 8850 कहीं लिखता है 8850, कभी कभी ऑप्शन में रहेगा 8848, तो याद रखिएगा, ठीक है। मीटर में, क्या चीज में, तो ऑप्शन में जो रहेगा ना आप वो मारिएगा। अगर दोनों दिले हैं तो वर्तमान में 50 माना जाता है, इसको मार करके आगे बढ़िएगा। समझ गए कि एवरेस्ट की ना ऊंचाई है, एवरेस्ट की ऊंचाई है। आपके ऑप्शन में 8848 है, 8848, 8848 वाला मारिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये दिले है 8850 तो ये वाला मारिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देखिएगा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान में रख के मारना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों दिले है तो 50 वाला मारिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो हिमालय पर्वत है ना ये बढ़ रहा है, एवरेस्ट चोटी बढ़ रहा है, इसलिए ना 850 को भी माना जाता है। कई सारे किताब में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। पुराने किताब में भी ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया। तो हिमालय पर्वत है नवीन बलित पर्वत है, कैसा पर्वत है, नवीन बलित पर्वत, ठीक है। आगे देखते हैं, हम देखते हैं आगे क्या है। तो संसार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट की चोटी। कहाँ है, माउंट एवरेस्ट पे है। पहले माउंट एवरेस्ट कहाँ है, हिमालय पे है, कहाँ है, हिमालय में। और ये स्थित है कहाँ, नेपाल में। कहाँ स्थित है, नेपाल में। यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी कहाँ स्थित है, नेपाल में। समझ में आ रहा, ऊंचाई कितनी है 8848, जो ऑप्शन में है सो मारिए, ठीक है, ध्यान देकर के। अगर 8850 है तो 8850 मीटर मारिए, ठीक है। तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गढ़ है, क्या है, मेरियाना गढ़। ये मेरियाना गढ़ प्रशांत महासागर में कहाँ है, और कहीं कहीं ना गलती से इसको 11033 लिखता है, लेकिन नहीं, 11022 इसकी मीटर गहराई, कितना 11022। पूछेगा संसार के सबसे गहरा जगह कौन सा है, मेरियाना गढ़। मेरियाना गढ़ कहाँ है, प्रशांत महासागर में। कहाँ है, प्रशांत महासागर में, याद रहेगा ना। तो सबसे अधिकतम गहराई हो गया मेरियाना गढ़ का, जहाँ पे 11022 मीटर गहरा है, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में ना 20 किलोमीटर का अंतर है, 20 किलोमीटर का अंतर है। यानी कि 8850 और यहाँ पे 11022, दोनों को घटाइएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि लगभग 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर। अगर मीटर में चेंज कीजिएगा तो लगभग आएगा आपका 2000 मीटर के आसपास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्र से अधिक मोटा है, यानी स्थल जो है ना, स्थल है ना, महाद्वीपीय क्षेत्र से ज्यादा मोटा है, यानी गहराई तक जाएगा ना से 40 किलोमीटर तक है, कितना 40 किलोमीटर। जब यही जब महासागर में जाएगा ना तो इसकी ना गहराई कम हो जाएगी, इसकी मोटाई कम हो जाएगी, क्योंकि वह महासागर है ना। तो कहता है स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्र में ना अधिक मोटा 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर, 12 से 20 किलोमीटर, क्योंकि उतना तो महासागर हुआ ना जी, तो उसके नीचे ना धरती को देखा जाएगा तो वहां पे कम है। तो यहाँ से यही महत्वपूर्ण था आपको, स्थल 29% और जल 71%, उत्तरी गोलार्ध में 61%, दक्षिणी गोलार्ध में 81%।
आपको बता दिया मेरियाना गढ़ के बारे में, आपको बता दिया एवरेस्ट चोटी के बारे में। दोनों के अंतर 20 किलोमीटर लगभग। सबसे ऊंचा है एवरेस्ट की चोटी जो नेपाल में 8,850 किलोमीटर। सबसे नीचे है मेरियाना गढ़ जो प्रशांत महासागर है 11,022 मीटर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था जो क्वेश्चन पूछता है। अब हम आपको चट्टान के बारे में बताते हैं। ठीक है, चट्टान से क्या क्या प्रश्न पूछता है। ठीक है, पहले तो पूछेगा चट्टान के प्रकार। ठीक है, चट्टान के कौन कौन प्रकार है? एक आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा केंद्रीय चट्टान। समझ में आ रहा है? तो हम देखते हैं चट्टान के बारे में। तो चट्टान क्या है? तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह जो ठोस है, कठोर है, हार्ड है, कड़ा है, यही चट्टान है, यही चट्टान है। तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग यानी ठोस जो है ना, ठोस भाग को चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी की ना बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के थे। क्या प्रकार के? 3 प्रकार। चट्टान 3 प्रकार के, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और केंद्रीय चट्टान। अब देखते हैं आग्नेय के बारे में। ठीक है, कहता है यह मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। तो आपको पता है कि धरती से जब निकलता है कोई चीज तो धीरे धीरे ठंडा होता है ना, तो जब धरती के नीचे से निकला कोई चीज और धीरे धीरे जमेगा तो वो मैग्मा हो गया ना। तो जब ये ठंडा होगा ना तो क्या बनेगा? आग्नेय चट्टान बनेगा। कहता है यह मैग्मा या लावा के जमने से बनता है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गेब्रो आदि। ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो आदि। ठीक है, आग्नेय चट्टान स्थूल, परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होते हैं। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। आर्थिक रूप से मतलब कि ये कीमती चट्टान होता है। ठीक है, इसे घर बनता है तो खरीद के नहीं लाते हैं ग्रेनाइट से, फिर घर बनाते हैं। तो आर्थिक रूप से संपन्न है, इसे सोना चांदी पाया जाता है। ठीक है, तरह तरह के बहुमूल्य पदार्थ पाया जाता है इसमें ना। चुंबकीय लोह, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, सोना तथा प्लेटिनियम पाया जाता है। तो पूछेगा सोना कौन सा चट्टान पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। याद रहेगा ना, आग्नेय चट्टान में। तांबा कौन में? आग्नेय चट्टान में। तो ये सब पाया जाता है। लोहा भी आग्नेय चट्टान में। ठीक है, कहता है बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पूछेगा लोहे की मात्रा सर्वाधिक कथी होता है? बेसाल्ट में, बेसाल्ट चट्टान में। ठीक है, आगे बढ़े। इस चट्टान से ना काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी का नाम है रेगुर मिट्टी। क्या नाम है? जो कपास की खेती के लिए उत्तम होता है, जो महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए काली मिट्टी कथी में मिलेगा? बेसाल्ट चट्टान में, बेसाल्ट चट्टान में। ठीक है, कहता बेसाल्ट चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में लौह पदार्थ और इस चट्टान से ना काली मिट्टी का निर्माण होता है जिसका नाम है रेगुर मिट्टी। कहता पेग्मेटाइट के बारे में जान लीजिए। पेग्मेटाइट मिलता है सबसे ज्यादा कोडरमा में। कहाँ? कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। तो पेग्मेटाइट कोडरमा में पाया जाने वाला है। इसमें ना अबरक इन्हीं सैलों में मिलता है। अबरक जानते हैं ना? अबरक माइका लगाइएगा तो चमकने लगेगा। ठीक है, ये आपको अबीर में मिलता है। अबीर अबरक से मिलकर बना होता है। ठीक है, ठीक है। हालांकि आयरन जो करते हैं ना, तो आयरन करते हैं तो उसके नीचे लगा रहता है। अबरक क्या है? विद्युत का ना कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल इस्त्री करने वाले मशीन में किया जाता है। ठीक है, इसलिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस्त्री समझते ना, आयरन करने वाला, तो उसमें अबरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तब ये कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा? कोडरमा में। कोडरमा कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, आग्नेय चट्टानी पिंड मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टान पिंड बनते हैं। इसका नामकरण इसके ना आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाले चट्टानों के आधार पर किया गया है। जैसे यहाँ पे कुछ बताया गया। ठीक है, अधिकांश चट्टान पिंड अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान से बनते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे बताया हुआ जैसे ग्रेनाइट आगे चल के ना नीस बन जाता है। क्या बन जाता है? नीस। उसके बाद साइनाइट, ये ना साइनाइट नीस बन जाता है। उसके बाद गेब्रो, ये ना सरपेंटाइट बन जाता है। बेसाल्ट श्रिष्ट बन जाता है। बिटुमिनस कोयला आगे चल के ग्रेफाइट बन जाता है। ठीक है, तो ये ना रूपांतरित हो जाता है, कायांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, मतलब इसका बदलाव हो जाता है। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण हो जाता है। मतलब आग्नेय चट्टान है लेकिन ये बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, कहता है आपको पढ़ना है बैथोलिथ के बारे में। ठीक है, यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टान से बनता है। यह एक पताली पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है। देखिए गुंबद कैसा होता है, गुंबद के बारे में बताना चाहेंगे। माने कि इस तरह से रहेगा आपको। ठीक है, इस तरह से गुंबद देखे होंगे। ये फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या फिर ये नीचे चला जाएगा। ये गुंबद के आकार का रहता है। ठीक है, ये अब फिर यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये सब गुंबद हो गया। क्या हो गया? गुंबद। जो गोल होता है क्या होता है? मतलब पूरा गोल भी नहीं रहता है, गुंबद के आकार का होता है। ठीक है, इस तरह से जो बना रहता है आकृति, ये गुंबद हो गया। तो इसी का अगर छोटा बन जाएगा तो छोटा हो जाएगा गुंबद, छोटा गुंबद हो जाएगा ना। तो आप ये ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए धरती है तो धरती में अगर झटका मारेगा तो धरती का ये पार्ट उठ जाएगा ना।
उड़ जाएगा। हाँ, तो ये एक तरह से ना गुंबद का रूप ले लेगा, ठीक है, मतलब गोल गोल रूप ले लेगा, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में आगे क्या कहता है, इसके बारे में समझते चलते हैं, जानते चलते हैं कि ये क्या कहता है बैथोलिथ के बारे में। यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है। पताल मतलब कि धरती के नीचे पातालीय पिंड है, पातालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है। गुंबद समझते हैं ना, गोल के आकार का होता है, ठीक है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। किनारा, ये किनारा बनाए थे ना, किनारा खड़ा हो गया, किनारा खड़ा हो गया, ठीक है, किनारा मतलब बगल वाला, ठीक है, खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है, मतलब एक समान नहीं होता है, विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बना होता है। चट्टान का नाम है ग्रेनाइट, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ना इदाहो बैथोलिथ, अमेरिका में वो जगह है जिसका नाम है इदाहो बैथोलिथ, ये ना 40,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो ये बैथोलिथ चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। इसी तरह से कनाडा के ना कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है, इदाहो से भी बड़ा है, कनाडा में भी ये पाया जाता है। इसके बाद देखना स्टॉप। स्टॉप क्या है, जैसे कि आप इसके बारे में पढ़े ना, तो जब इसका छोटा रूप हो जाएगा ना तो उसको कहेंगे स्टॉप। ये तो बड़ा वाला पढ़े थे ना बैथोलिथ के बारे में, तो ये जब इसका छोटा रूप हो जाएगा, छोटा मतलब कि छोटा छोटा टुकड़ा, कम मतलब बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्टॉक। अब देखिए छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं, मतलब कि बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, ठीक है, यानी गुंबद जैसा बनेगा, छोटा छोटा गुंबद बनेगा, ठीक है। इसका ऊपरी भाग ना गोलाकार गुंबद नुमा होता है। स्टॉक का विस्तार ना 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। अब उसको देखे ना 40,000 वर्ग किलोमीटर में है, तो ये स्टॉक छोटा हो जाएगा। उसके बाद देखना आपको लैकोलिथ, कहता जब मैग्मा ऊपर की परत में जोर से ऊपर को उठाता है, मतलब धक्का मारता है, ठीक है, फिर से सुनिए, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और घुमदकार रूप में जमा होता है, तो इसे ना लैकोलिथ कहते हैं। यानी कि जब नीचे से धक्का मारा ना, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से कोई चीज निकलेगा तो इसको धक्का मारेगा ना जी, तो वो जोर से फट से धक्का मार दिया, ठीक है, जोर से, तो जोर से धक्का मार दिया तो यहाँ पे निकलेगा ना। ये सब जो निकलता है ये धरती के नीचे से जब जब जो मैग्मा पिघला हुआ है वो निकलता है तो धरती के परत को धक्का मारता है, लेकिन धक्का मारता है लेकिन उसको फाड़ने में सक्षम नहीं होता है, मतलब उसको चीरने में सक्षम नहीं होता, मतलब ऊपर निकल जाएगा ना, ऊपर निकल बाहर निकल जाएगा, वो चीरने में सक्षम नहीं होता, लेकिन धक्का मार के वापस जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग आकार की आकृति बनता है, तो कभी बड़ा बनेगा कभी छोटा बनेगा, जिसमें जितना पावर है उसके अनुसार बनेगा ना। तो अभी वही हम बता रहे हैं आपको कि धक्का मारेगा जोर से, ठीक है, लेकिन उसको पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही देखिए आगे कहता है जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदाकार रूप में जमा होता है, तो इसे ना लैकोलिथ कहते हैं, ठीक है। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा, छतरी मतलब छत्ता, छतरी मतलब छाता, छाता जानते ना कैसे होता है, छतरीनुमा दिखाई पड़ता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में ना लैकोलिथ के कई उदाहरण है, यानी उत्तरी अमेरिका है ना, वहां पे लैकोलिथ के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलता है, पता है। अब लैकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है, यानी कि इसका संबंध कहीं ना कहीं ज्वालामुखी से, ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी से ही ये निकलता है, ठीक है, लेकिन उसको फाड़ के नहीं निकल पाता है, ठीक है, तो इसलिए इस तरह के छतरीनुमा बन जाता है। अब आपको लैपोलिथ क्या है, लैपोलिथ उच्चारण के अनुसार अलग अलग समझिएगा, यह है लैपोलिथ। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा, तस्तरी समझते, तस्तरी, अरे चाय का ट्रे तस्तरी, तो जब जमेगा ना तो फैल जाएगा चाय के ट्रे की तरह, ठीक है, तो वो होगा, वो हो गया आपको लैपोलिथ, लैपोलिथ। तो जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे ना लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलता है, कहाँ मिलेगा, अब आपको पढ़ना फैकोलिथ, देखिए तनी तरह के उच्चारण अलग अलग है। फैकोलिथ जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमा होता है इसको फैकोलिथ कहते हैं। और लहरदार क्या है जी, समुद्र ऐसे चलता है ना जी, लहर हुआ ना, तो यानी कि जब इसमें से मैग्मा निकला ना तो मैग्मा निकल करके इस पर जमा हो गया, फिर इस पर जमा हो गया, फिर इस पर जमा हो गया, फिर इस पर जमा हो गया, ऐसे लहर की तरह, किसके अनुसार, लहर की तरह। तो आप ऐसे वाला लहर समझिए या फिर ऐसे वाला लहर समझिए, या फिर आप मध गिरा है ना तो देखते हैं मध ऐसे से गिरता है, या फिर नहीं देखें तो सेम्बू फाड़ करके ऐसे गिराइएगा ना तो ऐसे गिरेगा, वही लहरदार हुआ। यानी अब जो है ना लहरदार परत के रूप में ये जमा होगा, लहरदार परत के रूप में जमा होगा क्या, मैग्मा, ठीक है। तो इसका नाम हो गया आपका ही, इसका नाम क्या हो गया, फैकोलिथ, क्या हो गया, फैकोलिथ। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमा होता है तो इसको फैकोलिथ कहते हैं। अब देखना आपको सील के बारे में, किसके बारे में, सील। अब देखिए सील के बारे में कहता है जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमा होता है तो उसे सील कहते हैं। अब ये समझ रहे हैं, परत में परत बाय परत जमा होगा, ठीक है। इसकी मोटाई 1 मीटर से
लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को ना सीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीट। अब देखिए डाइक। डाइक क्या है? कहता है जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो इसको डाइक कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये मान लीजिए इसको सब काट कर शायद हटा देते हैं तब बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे धरती है ना, तो जब नीचे से जब मैग्मा निकलता है तो धरती को चीरने की कोशिश करेगा ना जी। तो आप अपना खेत में जाइएगा ना, देखिएगा धान के खेत में, तो आपको ना वहां पे दरार मिलेगा। दरार समझते हैं? हाँ, दरार फटल मिलेगा, लेकिन उसमें से कुछ निकला हुआ तो नहीं ना रहता है। लेकिन जब मैग्मा निकलेगा ना तो भाई दरार फटेगा ना, तो उस दरार में आकर के वो जम जाएगा। वो दरार में आके जम जाएगा। तो जब दरार में आके जम जाएगा ना, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, तो उसको कहेंगे डाइक। मान लीजिए कि ये धरती है, ठीक है। इसमें आकर के ना ये दरार फाड़ दिया, ठीक है, ये दरार फाड़ दिया, तो इसमें आकर जमेगा दरार, इसमें आके जमेगा ये मैग्मा। तो जमेगा तो धीरे धीरे ठंडा ना होगा, तो ठंडा होगा तो आपको नजर आएगा। हो सकता है कि बहुत बड़ा जगह में ये दरार में जम जाए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दरार में कहीं हो सकता है पतला दरार में जमेगा, ठीक है। तो ये जो दरार में जो ये जमा हो गया ना, मतलब उसको बाहर नहीं निकलने सका, वहीं तक आकर के रुक गया, उसी में फंस के रह गया। या फिर निकल भी जाएगा बाहर, अगर बाहर निकल जाएगा तो आपको दिख जाएगा, और नहीं दिखेगा तो आप नीचे से देखिएगा कि ये यहाँ पे जमा हुआ है, तो इसको कहेंगे डाइक। क्या कहेंगे? डाइक। तो सुन लीजिए, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो इसे डाइक कहते हैं। झारखंड के सिंहभूम, क्या नाम है? तो सिंहभूम जिला पड़ता है झारखंड में, ठीक है। वहां पे ना अनेक डाइक मिलते हैं, मतलब वहां पे ना मैग्मा ना वो दरार में फंसा हुआ है, दरार में फंसा हुआ है, तो खोद करके उसको निकाल लेते हैं आसानी से, ठीक है। अब आपको देखना है अवसादी चट्टान। क्या देखना है? देखिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेडिमेंटल रॉक। इसको याद इसलिए रखिएगा क्योंकि इसमें ना पेट्रोल मिलेगा। क्या मिलेगा? पेट्रोल, यानी कच्चा पेट्रोल, ठीक है। कहता प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में, यानी बहुत समय के बाद दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों द्वारा परत जैसे ठोस रूप में निर्मित हो जाती है, तो इन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेट, नमक की चट्टान एवं सेलखड़ी, ये सब अवसादी चट्टान है। क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेडिमेंटल रॉक। कहता है अवसादी चट्टानें परतदार होती है। क्या होती है? यानी एक परत फिर दूसरा परत फिर दूसरा परत, इस परत के रूप में जमा रहता है, ठीक है। इसमें ना वनस्पति एवं जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं के ना जीवाश्म पाए जाते हैं, मतलब अंश पाए जाते हैं। किसमें? अवसादी चट्टान में। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने वाली चट्टान पाई जाती है। तो आपको लोहा के बारे में पूछेगा ना, सब अवसादी चट्टान में, ठीक है। खनिज तेल अवसादी चट्टानें पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पूछता है खनिज तेल कौन चट्टान पाया जाएगा? अवसादी चट्टान में। इसको चेन लगा लीजिए, याद कर लीजिए, पूछा जा चुका है, ठीक है। कोयला, पेट्रोल सब अवसादी चट्टान में मिलेगा, ठीक है। लौह अयस्क इसमें मिलेगा, ठीक है। कहता प्रवेश चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश सेल की परत आ जाती है, यानी कि कहने का मतलब जब कोई हार्ड है, अप्रवेश हुआ, अप्रवेश चट्टान की दो परतों के बीच जब प्रवेश सेल आ जाती है तो खनिज तेल के रूप में ना अनुकूल स्थिति पैदा करती है। कहने का मतलब कोई हार्ड चीज है, कोई हार्ड है, ये बड़ा हार्ड है, ठीक है। और इस पर ना कोई जीवाश्म आके मर गया, ठीक है, कोई जीव जंतु आके मर गया, और ऊपर से धीरे धीरे ना फिर परत जमते रहा, तो बहुत दाब हो गया ना, बहुत दाब होगा, फिर केमिकल रिएक्शन होगा, तो जो जीव जंतु अंदर दब गया ना, वो आगे चल के ना कोई रूप ले लेगा, ठीक है। या तो कोयला बन जाएगा, या तो पेट्रोल बन जाएगा, या फिर जो भी उसका रूप लेना हो वो ले लेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ना पेट्रोल, कोयला का सब का निर्माण होता है, ठीक है। अधिक दाब होता है और अधिक परत, मतलब एक तो चट्टान है जो अभेद है, जिसको चीर के निकल नहीं सकता, ऊपर से और ठोस परत बनते जा रहा है, उसके बीच में जीव आके फंस गया है, तो इस तरह से पेट्रोल का निर्माण होता है, कोयले का निर्माण होता है, ठीक है, लौह अयस्क का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब आगे कह रहा है खनिज तेल अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अप्रवेश चट्टान, यानी अप्रवेश मतलब जिसमें शामिल होना आसान नहीं है, अप्रवेश मतलब बहुत हार्ड है, ठीक है। अप्रवेश चट्टान की दो परतों के बीच यदि प्रवेश सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए ना अनुकूल स्थिति होती है और यहाँ पे तेल बनने लगता है, ठीक है। तो जैसे दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी बेसिन के अवसादी चट्टानों में ना कोयला पाया जाता है। तो पूछेगा आपको कोयला कहाँ मिलेगा? तो दामोदर, महानदी, गोदावरी बेसिन में ना अवसादी चट्टान में। कहा? अवसादी चट्टान में। कहता आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगरा का
किला, और दिल्ली का लाल किला कौन से बना है? बलुआ पत्थर से। अब देखिए कैंतरी चट्टान के बारे में कुछ बातें। दाब, ताप और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टान में ना कैंतरित चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे स्लेट, इसको ना फाइलाइट बन गया, फाइलाइट से सिस्ट बन गया, ये सब ना कैंतरित हो गया। अब ये तो था आपका चट्टान। चट्टान के बाद हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो ये वाला बहुत कठिन है, इसको साफ कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। ज्वालामुखी पढ़ना, ज्वालामुखी से भी ना हमें प्रश्न एक दो आता है परीक्षा में, ठीक है। को उसको देखते चलना है कि कौन सा प्रश्न आपको आएगा, ठीक है। तो देखते हैं ज्वालामुखी से आपके लिए क्या क्या प्रश्न बनता है। पहले ज्वालामुखी के बारे में समझते हैं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे वोल्केनो। क्या कहेंगे? वोल्केनो। कहता है ज्वालामुखी यानी वोल्केनो भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, भाप और अन्य गैस से बाहर निकलती है। यानी कि ज्वालामुखी फटेगा तो धरती के अंदर से जो मैग्मा निकलेगा वो सब यही निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? पिघला हुआ पदार्थ, राख, भाप और अन्य गैस से बाहर निकलेगी, ठीक है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को ना क्रेटर कहते हैं। यानी कि जब फाड़ के निकलता है ना तो कप जैसा आकृति बनाता है ना, उसको कहेंगे क्रेटर। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे ना सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर। उद्गार में निकलने वाला गैस में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। नाम है पहले अश्रु की उत्पत्ति ना ज्वालामुखी उद्गार से होती है। इसको चिन्ह लगा के पूछता है कि पहले अश्रु का उद्गार कहां से होगा? तो ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी जब फटता है ना तो यही निकलता है, ठीक है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी ना 3 प्रकार का है। क्या प्रकार का? तो पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त और तीसरा है शांत, ठीक है। अब सक्रिय ज्वालामुखी मतलब कि जो अभी एक्टिव है, उसमें ना उद्गार हो ही रहा है, वो हो गया सक्रिय, ठीक है। अब प्रसुप्त जो ना कभी भी उसमें हो सकता है निकट भविष्य में, ठीक है, तो प्रसुप्त है। और तीसरा है शांत, जो अभी नहीं हुआ है, जिसमें ऐसा अनुमान लग जाता है कि अब नहीं होगा, तो हो गया शांत। अब देखिए डिटेल से इसके बारे में पढ़ते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। कहता है इसमें ना अक्सर उद्गार होते रहता है। वर्तमान समय में ना विश्व में ना सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500। क्या है? 500। इसमें ना प्रमुख है इटली का एटना। तो पूछेगा एटना कहाँ है? इटली में। उसके बाद स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली भी इटली में है, ठीक है। तो एटना तथा स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? मैक्सिको क्या? कोलिमा भी सक्रिय है। तो कोलिमा कहाँ है? मैक्सिको में, ठीक है। बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें ना 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। किसमें? कोलिमा में। कोलिमा में, समझ में आया। अब है स्ट्रोम्बोली के बारे में देखिए। इसको ना, ये स्ट्रोम्बोली है ना, स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तरी तट में लिपारी द्वीप पर है। तो पूछेगा स्ट्रोम्बोली कहाँ है? लिपारी द्वीप पर। स्ट्रोम्बोली कहाँ है? स्ट्रोम्बोली के बारे में ना याद कर लीजिए, परीक्षा पूछता है। लिपारी द्वीप पर है, ठीक है। इसमें ना सदा प्रज्वलित गैस निकलते रहता है, माने कि ये इसमें से निकलते ही रहता है, निकलते ही रहता है, निकलते ही रहता है, ठीक है, स्ट्रोम्बोली से। जिसके आसपास का भाग ना प्रकाशित रहता है। इसी कारण इसके ज्वालामुखी को ना भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो परीक्षा पूछेगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन है? स्ट्रोम्बोली। थोड़ा जोर से बोला कीजिए, चुपचाप रहिएगा तो काम नहीं चलेगा, बोलिएगा तभी याद रहेगा, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली, बोलिए तब आपको याद रहेगा। तो भूमध्य सागर का ना प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इससे धुआं निकलता है ना तो आसपास चारों तरफ ना प्रकाश ही प्रकाश रहता है। आपको अलग से टॉर्च मारने की जरूरत नहीं है, आपको वहां से दिखाई दे देगा कि हाँ आगे क्या है, क्योंकि स्ट्रोम्बोली है वहां पे, ठीक है। वहां से धुआं निकलते रहता है, मतलब उसमें से उद्गार होते रहता है, तो सभी जगह लाइट आपको नजर आते रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। आज पूछा जा चुका परीक्षा में 50 बार, ठीक है, आपसे भी पूछेगा, इसलिए याद रखिए। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन है? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ है? तो लिपारी द्वीप पर। कहाँ है? लिपारी द्वीप पर। याद रहेगा ना, चुपचाप बैठने से काम ना चलिए, याद रखिए। आगे विश्व का ना सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किगालू। तो इसमें ना ये सबसे ज्यादा सक्रिय, मतलब इसमें सबसे ज्यादा इसमें विस्फोट होता है, इसमें सबसे ज्यादा उद्गार होता है, ठीक है। परीक्षा में पूछेगा विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कहाँ है? हवाई द्वीप पर। कहाँ है? हवाई द्वीप पर। जब ये सब नहीं लिखल है तो याद रखे यूएसए में। कहाँ है? यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किलायू कहाँ है? हाँ, तब विश्व का ना सबसे अधिक सक्रिय, सबसे अधिक, ठीक है। क्या नाम है इसका? किलायू। आई कौन द्वीप पर है? हवाई द्वीप पर, ठीक है। आप देखते हैं प्रसुप्त के बारे में, ठीक है। पता है जिसमें ना निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें ना कभी भी उद्गार हो सकता है, ठीक है। यानी कि अभी इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो ये कभी हुआ? प्रसुप्त हुआ। तो प्रसुप्त के उदाहरण कौन है? देखिए विसुवियस, ये कहाँ है? भूमध्य सागर में है। क्राकाटोआ कहाँ है? सुंडा जलमग्न मध्य में है।
उसका फ्यूजियामा ये कहाँ है? जापान में है। उसका मेन क्या है? फिलीपींस में है। ये सब का है प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए शांत ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, शांत ज्वालामुखी मतलब समझ रहे हैं कि इसमें निकट भविष्य में नहीं हुआ है, ऐसा उम्मीद लगा जा रहा है कि इसमें नहीं होगा, इसलिए शांत है। ठीक है, तो देखिए वैसा ज्वालामुखी जिसमें ना ऐतिहासिक काल में ना कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें ना पुनः उद्गार होने की संभावना बहुत कम है, यानी न के बराबर है। ठीक है, इसके उदाहरण है को सुल्तान एवं देवबंद। ये ईरान में कहा है? ईरान। नाम है को सुल्तान और देवबंद। उसका था पोप्पा, ये म्यांमार में कहा है? म्यांमार। उसका किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है। उसका चिम्बाराजो, ये दक्षिण अमेरिका में। ये सब कैसा है? शांत है। पता है कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में, यानी तट पे। प्रशांत महासागर की परिमेखला को ना अगली वलय कहते हैं। यह पूछता है फायर रेंज ऑफ द पैसिफिक किसको बोलेंगे? प्रशांत महासागर के परिमेखला को, यानी प्रशांत महासागर फैला है ना, उसके आसपास के जो पट्टी है ना जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है, उसी को कहेंगे फायर रेंज ऑफ द पैसिफिक। फायर रेंज ऑफ द पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के परिमेखला। अब देखिए सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। एवं एशिया महाद्वीप के ना तटों पर स्थित है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप के तटों। हाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ना एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, याद रहेगा। अब गेसर के बारे में जान लीजिए। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्र में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक ना निकलते रहते हैं, मतलब निकलते रहते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे? गेसर कहेंगे। ठीक है, जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, यह यूएसए में है। यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। यूएसए के येलोस्टोन पार्क में कौन सा? ओल्ड फेथफुल गेसर। इसमें ना प्रत्येक मिनट उद्गार होते रहता है, मतलब निकलते रहता है। ठीक है, अब धुआरे के बारे में देखिए। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। इसमें ना गैसों व जलवाष्प निकलता है। कहता है गंधक युक्त धुआरों को सोल्फटार कहते हैं। सोल्फटारा कहा जाता है। अलास्का भी यूएसए में। कहाँ है? तो अलास्का के कटमई पर्वत को हजार धुआरों की घाटी कहते हैं। तो पूछेगा आपको कि हजार धुआरों की घाटी कौन सा है? तो अलास्का के कटमई पर्वत। इसको कहते हैं वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। दूसरा है आपका ईरान का कोह सुल्तान। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा एवं न्यूजीलैंड का नाम प्लेंटी की खाड़ी। तो न्यूजीलैंड में भी है वो प्लेंटी की खाड़ी। ठीक है, खाड़ी में स्थित हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। कहता विश्व का ना सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, यानी संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। ये 19,613 फीट ऊंचा है और ना इक्वाडोर में। कहाँ है? परीक्षा में पूछता है कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। या पूछेगा ना संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी। ठीक है, मतलब विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजेल डेल सलाडो। कौन सा है? ओजेल डेल सलाडो, जो एंडीज पर्वतमाला पर है। कहाँ? एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली के सीमा पर है। अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर है ओजेल डेल सलाडो। ठीक है, कहता है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुहा है। शांत मतलब समझ रहे हैं ना कि निकट भविष्य में नहीं हुआ है और नहीं होने की संभावना है। तो यह है एकांका गुहा जो एंडीज पर्वत पर है। जिसकी ना ऊंचाई 6,960 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक रह गया आपका ज्वालामुखी। यही सब प्रश्न एग्जाम में बनता है और बना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भूकंप, जहाँ से इसके बारे में अधिक जानकारी डिटेल्स अध्ययन करेंगे। ठीक है।